तो बड़े नोटों को अमान्य करार करने के मोदी सरकार के निर्णय के विरोध में संसद में आज भी जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के तेवर अभी भी कड़े हैं और नोट बैन के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और चर्चा को बाधित किया। आज हम इसी पर बात करेंगे और साथ ही ये बात भी उठाएंगे कि जिस प्रकार से सरकार लगातार कदम उठा रही है, जनता को जो भी कुछ परेशानियां आ रही हैं और आज भी समय सीमा को सरकार ने आगे और बढ़ाया है। दो मेहमान इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अशोक कुमार भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं, जो कि एडिटर है बिजनेस स्टैंडर्ड के। आपका बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। और हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले अशोक जी, जिस प्रकार से सरकार ने आज भी कदम उठाए और जो सीमा रेखा उन्होंने सेट की थी उसको थोड़ा सा उन्होंने और राहत दी है लोगों को, क्या आपको लग रहा है कि सरकार लगातार जो अवेयर है और लगातार कदम उठा रही है, अगर लोगों को जो भी परेशानियां समस्याएं हो रही हैं उसे देखते हुए आज के कदम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, दो चीज़ हैं। पहली बात तो ये है कि सरकार, जैसे आपने कहा कि पीरियोडिकली सरकार ने स्टेप्स लिए हैं जो लोगों की जो इनकन्वीनियंस असुविधा हो रही थी उसको कम करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। पर आज के जो स्टेप्स जो हैं उसका तात्पर्य मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। ये जो 500 रुपये के नोट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अलाउ करना, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि दो तरह से इम्पॉर्टेंट है। पहला ये है कि जो पेट्रोल पंप में अगर आप 500 रुपये का नोट 15 दिसंबर तक चलाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि सरकार को थोड़ी बहुत शंका ये है कि अगर पेट्रोल पंप में अगर ये जो ट्रांजैक्शंस पहले की तरह ही स्मूथली से ना चले, फिर सप्लाई ऑफ गुड्स, जो अर्थनीति में जो एक गुड्स की एक लेन देन होती है, उसमें बाधा आ सकती है। तो मुझे लगता है कि आज की सारी डिसीजंस में वो एक डिसीजन ऐसा है जो सरकार को ये दर्शाता है कि सरकार को एकदम सीधा मालूम है कि जो डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण के बाद देश की अर्थव्यवस्था में जो पैसे चले गए हैं, वो पैसे के पुराने पैसे की अभी भी सख्त ज़रूरत है। एक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आम लोग तो 500 रुपये का नोट इस्तेमाल करेंगे पेट्रोल पंप में, पर सबसे ज़्यादा ट्रक जो है, जो माल एक तरह से एक शहर से दूसरे शहर ले जाते हैं। और हमारे देश में जो इन्फ्लेशन जो है अभी भी कंट्रोल इसीलिए है क्योंकि जो देश की जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसमें कोई अभी तक बाधा पहुंची नहीं है और पुराने नोटों से अभी भी काम चल रहा है। तो इसका एक क्लियर इंडिकेशन ये है कि एटलीस्ट 15 दिसंबर तक वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में कोई डिस्ट्रप्शन, खलल नहीं होगी। और वो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। प्रदीप जी, एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है जिसके ओर इशारा अभी अशोक जी कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन से लेके, लेकिन दूसरा एक इसका और भी पक्ष है जो कि हमारे संवाददाता भी अभी बता रहे थे कि जिस प्रकार की रिपोर्टें मिल रही थी कि बैंक के कर्मचारी मिले हुए हैं या जो लोग हैं वो किसी और का पैसा लेके बदलवा रहे हैं या किसका बदलवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो चल रही थी उस पर भी एक लगाम लगी है, क्योंकि एक्सचेंज जो है वो अब बंद हो गया है आज 12 बजे से। देखिए, ये लगातार सरकार को इस तरह की रिपोर्ट्स मिल रही थी कि ये जो सुविधा दी जा रही है ओवर द काउंटर एक्सचेंज की, वो दरअसल जो लोग परेशान हैं, जिनके पास घर में थोड़े पैसे हैं और नई करेंसी चाहिए बदलवाने के लिए, उनकी सुविधा के लिए था। ये ब्लैक मनी रखने वालों के लिए या इस तरह का काम करने वालों के लिए सुविधा नहीं थी। तो 4,500 जब किया गया तो देखा गया कि भीड़ एकदम से लाइनें बढ़ गईं। तो उसमें हुआ क्या कि लोगों ने, कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज को लगा दिया, छुट्टी दे दी और कहा कि जो है 4,500 लाइए और 500 ले जाइए आप। तो ये रिपोर्ट्स मिलने के बाद तुरंत उसको 4,500 से 2,000 कर दिया गया। देखिए, एक चीज़ है जो अभी भट्टाचार्य साहब कह रहे थे कि सरकार इस मुद्दे पर लगातार इस परेशानी जो लोगों को हो रही है रिव्यू कर रही है कि क्या सहूलियत दी जाए, क्या परेशानी हो रही है। जैसे अभी एक दिन पहले ट्रक ऑपरेटर्स का प्रतिनिधि मंडल वित्त मंत्री से मिला था, उन्होंने अपनी शिकायतें बताई कि भाई एक ट्रक चलता है तो ड्राइवर को हमको 15,000 रुपए देने पड़ते हैं, उसको बीच में टोल देना पड़ता है, पेट्रोल भराना पड़ता है, रास्ते में खाना खाता है, तो इसकी व्यवस्था हम अचानक इतने बड़े पैसे की कहाँ से करें। तो उस पर सरकार ने आज ये फैसला लिया है। तो कम से कम ये है कि गुड्स का आना जाना वो नहीं रुकेगा, तो वो एक बड़ी राहत की तरह आएगा। दूसरा, फीस के लिए और बिजली और पानी के बिल के लिए
देखिए टोल वाला भी टोल का जो वो नेशनल हाईवेज पर ट्रांसपोर्टेशन से है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। जी जी। तो उससे एक सहूलियत की मतलब इकॉनमी में एकदम अवरोध ना आ जाए, रुक न जाए, उसकी कोशिश सरकार कर रही है। और साथ साथ ये मोनेटाइजेशन का उसका जो ड्राइव है वो भी चलता रहे। एक बात अगर आप पूरे इस 15-16 दिन का देखें तो सरकार एक काम में तो सफल हुई है, कम से कम प्रधानमंत्री अपनी विश्वसनीयता बनाने में, कि लोगों को लगता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है। हाँ। आर्थिक विशेषज्ञों में जरूर मतभेद है कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, इससे तत्काल ही केवल कुछ 3 या 6 महीने तक परेशानी रहेगी, या इकॉनमी को और ज़्यादा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इस पर अलग अलग राय है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से, अगर आप सड़क पर घूमिए, लाइन में लगे लोगों से बात कीजिए, तो सबका जवाब 2 वाक्यों का ज़रूर होता है। एक, परेशानी तो बहुत है जी, लेकिन काम अच्छा हुआ काम है। अच्छा हुआ है। तो जी। ये एक विश्वसनीयता सरकार की जो है वो उसको दर्शाता है। जी। मैं सिर्फ एक ही बात ऐड करूंगा मेरे पॉइंट की। आपके जो संवाददाता है उन्होंने भी इसके बारे में पॉइंट किया है कि अगर कल से नोट एक्सचेंज, पुराने नोट एक्सचेंज को बंद किया जाए, मेरे ख्याल से उसके साथ साथ जो बैंकिंग सेक्टर को ये भी काफ़ी एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिससे कि जो लोग अभी भी बैंकिंग सिस्टम में नहीं आए, 25 करोड़ की तो जन योजना वाले आ गए हैं, पर जो लोग के पास अभी भी पैसे हैं पर वो इस शहर में मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट नहीं है, वो ऐसा ना हो कि वो ऐसे रह जाए कि सचमुच में उनके पास 4,000 रुपए पुराने नोट हैं या 2,000 रुपए पुराने नोट हैं, और क्योंकि वो बैंकिंग उनका खाता नहीं है, उनका खाता खुलवाने में कोई ऐसी कोई असुविधा न हो। तो एक इनिशिएटिव की ज़रूरत होगी। जिस तरह से सरकार ने ये कहा है कि जो पेट्रोल पंप में 500 रुपए का नोट ले लें आप और टोल में फ्री कर दें, उसी तरह बैंकिंग सेक्टर को भी चाहिए कि जो लोगों के पास अब खाता नहीं है उनके खाता खुलवाने में कोई असुविधा ना हो। बैंक एक सुविधा और दे रहे हैं जिसका प्रचार नहीं हुआ, वो ऐसे लोगों के लिए ही है कि मान लीजिए आपका ड्राइवर है, उसका बैंक खाता नहीं है, तो आप एक चिट्ठी लिख के बैंक को दे सकते हैं कि हम इनको इजाजत दे रहे हैं कि हमारे अकाउंट में इतना पैसा अपना जमा कर दें। तो इसका थोड़ा और प्रचार होना चाहिए और जो लोग सहयोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। प्रदीप जी, एक बात जो कि आज हमने देखा पार्लियामेंट में एक बार फिर डिस्ट्रप्शन हुआ, बाधित हुई, बार बार विपक्ष जो है नई शर्तों के साथ आ रहा है, और जैसे कि जेटली जी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। ऐसा कब होता है कि प्रधानमंत्री लगातार पूरे उसमें बैठे ही रहते हैं? ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आप तो पार्लियामेंट भी इतना कवर किए, सब कुछ आपने देखा है। देखिए, बात असली ये है कि आप 2 पार्टियों को छोड़ दीजिए, एक तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, तो बाकी राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 शिकायतें कर रहे हैं। सरकार ने इस फैसले की घोषणा से पहले उसको लागू करने की तैयारी नहीं की। दूसरा, लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके बारे में सरकार जितनी तेजी से काम करना चाहिए था उस तरह से नहीं कर रही है। लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मौत की बात हो रही है कि 65 लोगों की मौत हो गई लाइन में खड़े होने की वजह से। ये देखिए, ये सब बातें विपक्ष की एक जायज़ है एक हद तक, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष के पास इस नीति का विरोध करने का मतलब संसद में जितना दिखा है 16 तारीख से अब तक कोई ठोस आधार नहीं है, सिवाय इसके कि अब आप शिकायत कर रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन जिनको परेशानी हो रही है वो आकर नहीं कह रहे हैं कि हमको बहुत परेशानी हो रही है और इस कदम को सरकार को वापस लेना चाहिए। वो ये तो कह रहे हैं कि परेशानी हो रही है, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार इस कदम को वापस ले ले। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज एक तरह से विपक्ष ने अपने को एक्सपोज किया। वजह यह है कि आप प्रधानमंत्री के आने की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा है, ये विपक्ष की संसदीय जनतंत्र में एक जायज़ मांग थी कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए और बहस में भाग लेना चाहिए, बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री के आने के बाद ये शर्त लगाना कि नहीं अब भी नहीं होने देंगे। देखिए, पहले दिन बहस शुरू हुई तो कोई शर्त नहीं थी। बिल्कुल, पहले दिन की बहस के बाद विपक्ष को लगा कि इसका हमको फायदा नहीं मिल रहा है, जो हम मैसेज देना चाहते थे विरोध का वो नहीं जा रहा है, तो इसलिए वो दूसरा रास्ता चुना गया। ठीक है, कभी कभी संसदीय जनतंत्र में ये भी एक हद तक जो है वो जायज़ होता है, लेकिन उसके बाद जब आज प्रधानमंत्री आ गए, सरकार ने ये घोषणा कर दी कि प्रधानमंत्री बहस में भाग लेंगे, बोलेंगे, उसके बाद विरोध का कोई आधार समझ में नहीं आता। अशोक जी, आप किस प्रकार से देखते हैं विपक्ष के इस रवैये को? एक तरफ तो आप कहते हैं कि काले धन पर जो है प्रहार नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ जब एक स्टेप लिया जाता है तो आप इस तरह से बाधित करते हैं। काले धन में जिस तरह से प्रहार हुआ है उसकी एक जैसे आर्थिक विशेषज्ञों ने जैसे उनका एक विश्लेषण किया है, उसकी
जो क्रिटिसिज्म समालोचना कह सकते हैं आप किया है, अब शॉर्ट टर्म गेन्स होंगी या लॉन्ग टर्म गेन्स होंगी उसके बारे में डिबेट किया है, पर उसके सिवा देश की ये एक बहुत ही मैं कहूँगा ट्रेजेडी है कि हमारी जो विरोधी दल जो हैं उनकी एक बौद्धिक दुर्बलता जिसे कहूँगा मैं, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है कि उनके पास कोई ऐसे कोई ठोस आर्गूमेंट्स नहीं ला सके अभी तक जिस तरह से वो इस सरकार की डिसीजंस को ठीक तरह से एनालाइज कर सके। मनमोहन सिंह जी ने एक शुरू किया है, पर उसके सिवा मैं ये नहीं देख रहा है कि कोई विरोधी नेता इस तरह से प्रॉपर एनालिसिस करे, और मुझे लगता है कि ये संसदीय राजनीति में एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा स्टेप पार्लियामेंट में डिस्कशन न हो, यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, धन्यवाद।